हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो काफी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो एनटीए पता है आपको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका पेपर फॉर्म करती है, तो एनटीए इज ट्राइंग टू गिव प्रैक्टिस पेपर ईच एंड एवरी डे। हर दिन एनटीए के प्रैक्टिस पेपर आपके एनटीए का जो अभ्यास ऐप है एनटीए अभ्यास, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये एनटीए अभ्यास ऐप। ठीक है, अभ्यास एनटीए अभ्यास ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और इस पे क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं हर दिन, फुल लेंथ टेस्ट आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी कोचिंग वगैरह, हमारे पेपर भी, इवन मैं अपने लिए भी कह रहा हूं कि एनटीए जो आपका खुद पेपर बनाने वाला है, अगर वो खुद पेपर दे रहा है और एवरीडे दे रहा है तो आपको सॉल्व करना जरूरी है वो, क्योंकि वो खुद आपका टेस्ट बनाने वाली है। तो उसी सीक्वेंस को लेके ये हमारा नया इनिशिएटिव है। आने वाले दिनों में एवरीडे मैं एनटीए अभ्यास के टेस्ट पेपर यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा एंटायर फिजिक्स का पेपर है वो। आई होप आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनटीए अभ्यास ऐप। तो आप ये अपना ऐप डाउनलोड करके उसमें टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट देने के बाद डिस्कशन पार्ट के लिए मेरे पास आ सकते हैं। हालांकि आपको दिखेगा कि उसमें सॉल्यूशंस भी मौजूद है। एनटीए अभ्यास जो ऐप है उसमें सॉल्यूशंस भी मौजूद है, लेकिन एक तो सॉल्यूशंस लिखे हुए होना और एक किसी टीचर के द्वारा समझाया जाना, जमीन आसमान का अंतर है। एक टीचर जो है उस सॉल्यूशन के आगे पीछे की चीजें भी आपको समझा सकता है, वो ऐप आपको बोल के बता नहीं पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस चीज को पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छे से आपको सॉल्यूशंस में प्रोवाइड करवा पाऊं। तो देखते हैं, पहला टेस्ट है एनटीए का टेस्ट पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, the displacement and the time graph of a moving object shown in which of the velocity time curve shown in figure could represent the motion of same body। तो देखना आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व दे रखा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व ऐसा कुछ दे रखा है। समझ में आ रही बात? तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो स्लोप है ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी देगा। तो आपसे वेलोसिटी कर्व पूछा है उन्होंने। तो देखना कितना आसान है, वेलोसिटी कर्व आपको बनाने को दिया है इसमें। तो देखना इधर बेटा, इसका जो वेलोसिटी है, अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, तो ये एक पैराबोला है आपका। ठीक है, क्या है ये? पैराबोला। और s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और t बराबर 0 पे इसका वेलोसिटी 0 नहीं है। एट t बराबर 0 स्लोप जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब, और इधर अगर ध्यान से देखो तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो ut माइनस हाफ एटी मॉड ऑफ एटी स्क्वायर। ये आपका कर्व का इक्वेशन है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, इसका मतलब जो वेलोसिटी कर्व आएगा वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, और उसका जो स्लोप आएगा, ये वाला स्लोप tan थीटा, ये आना चाहिए आपका नेगेटिव आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम कर्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे। टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला है सेकंड क्वेश्चन, ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन सम स्पेस। एक सम स्पेस है, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एन इमेजनरी क्यूब ऑफ साइड ए इन द स्पेस इज 5। एक इमेजनरी क्यूब है, उसमें से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है वो 5 है। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एन इमेजनरी स्फीयर ऑफ रेडियस ए, साइड ए है इसका, ऑफ रेडियस ए इन द स्पेस विल बी। तो बेटा ये कितना आसान सवाल है। देखना इधर, आपके पास क्या है, एक स्पेस है पूरा, उसमें चार्ज है। तो ये जो क्यूब रखा, सपोज करो ये स्पेस है, इसमें चार्ज भरा हुआ है। तो ये जो क्यूब रखा हुआ है, इससे जो इसकी साइड ए है, इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो 5 है। तो 5 लिखते हैं क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपको स्फीयर बनाना है ए रेडियस का स्फीयर बनाना है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स थ्रू स्फीयर, वो लिखा जाएगा क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज जो आएगा ना बेटा आपका, वो आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, 4/3 पाई ए क्यूब। अब यहां से रो ए क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल के डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 थ्रू स्फीयर वो लिखा जाएगा रो ए क्यूब, और इधर 4/3 पाई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर देखना, रो ए क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। तो 5 इंटू 4/3 पाई। समझ में आ गई बात? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 पाई बाई 3 और इंटू 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज?
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, आई गेस दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में डायोड का सर्किट दे रखा आपको, 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड। देखना बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सर्किट दे रखा है आपको, आसान सा सर्किट दे रखा है जिसमें 2 डायोड लगे हुए हैं। आसान सा सर्किट दे रखा है जिसमें 2 डायोड लगे हुए। बेटा कितने डायोड लगे हुए हैं, 2 डायोड लगे हुए हैं। तो मैं इधर सर्किट ड्रॉ करता हूं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास 2 डायोड लगे हुए हैं, एक डायोड कुछ ऐसे लगा हुआ है और नीचे एक डायोड उल्टा लगा हुआ है। समझ में आ गई बात, इस टाइप से। यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है 5 ओम का, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। नीचे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा वो लगा हुआ है 10 ओम का, 10 ओम का। और आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है 2 वोल्ट की। समझ में आ गई बात। ये इस वाले डायोड को D1 बोला है और इस वाले डायोड को D2 बोला है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन इन फर्स्ट केस बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल टू कनेक्टेड A एंड सेकंड केस व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू B विल बी रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो बात, ये A केस है, इसमें बैटरी आपने ऐसे कनेक्ट की है, तो ऐसे कनेक्ट करने पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये P है, ये N है, तो N जो है वो आपका हाई टर्मिनल पे आ गया। तो D2 जो है, D2 वो आपका रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस है ना। अगर रिवर्स बायस हो गया तो करंट तो पूरा का पूरा इधर से जाके इधर से बाईपास कर जाएगा। तो करंट का वैल्यू जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 0.4 एम्पियर। ये पहला केस है। सेकंड केस में, ये A केस है, सेकंड केस में आप जब बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करोगे तो अब उल्टा हो जाएगा सारा काम। अब जो है ये वाला प्लस टर्मिनल पे, ये प्लस टर्मिनल पे, ये माइनस, तो ये आ जाएगा आप कौन सा, रिवर्स बायस RB, और ये आ जाएगा FB, ये सेकंड केस में। तो उस केस में जो करंट आएगा आपका वो आएगा, बैटरी का है 10 2 और ये है 10, 2 डिवाइड बाय 10 तो 0.2, तो आंसर आ जाएगा 0.4 एंड 0.2। समझ में आ गई बात। तो ये आपका आंसर डी आ जाएगा, 0.4 एंड 0.2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट NTP इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एट NTP, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एट NTP वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दे रखा है बेटा, 330 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है बेटा, 330 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इज हाफ। तो अगर देखना आपको, अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना लिखा जाता है, अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखा जाता है √RT/m, √RT/m लिखा जाता है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। साउंड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के। इसमें प्रेशर कहीं पे भी नहीं आता। तो ये बोल रहा है प्रेशर को डबल करने पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रेशर को डबल किया है, टेम्परेचर को, प्रेशर को हाफ किया है, टेम्परेचर को डबल किया है। प्रेशर को आपने क्या किया है, हाफ किया है, और टेम्परेचर को आपने क्या किया है, डबल किया है। तो प्रेशर का तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, टेम्परेचर का फर्क गिरेगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो नया आ जाएगा वो √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डबल हो गया, तो √2T लिखोगे तो √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। देखो आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट ये चीजें याद हैं, अगर पता है आपको कि हाँ ऐसा, और वो पता करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्चुअली लर्न करना जरूरी है। ऐसा नहीं है याद हो गई हर किसी को। समझ में आ रही है बात। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इन एन सिंपल हार्मोनिक मोशन दी हुई है आपको। सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल ऑफ द मास व्हाइल द एम्पलीट्यूड ए रिमेन्स सेम, द न्यू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन देखना बेटा, मास को आपने डबल कर दिया। देखना इधर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो दे रखी है वो दे रखी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये स्प्रिंग से बंधा हुआ पार्टिकल था जिसका मास m था। तो फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी जाएगी, √k/m लिखी जाएगी। जब आपने मास को डबल कर दिया, 2m, तो फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी k/√2m, ठीक है। तो आपका मास भी डबल हो रहा है, तो जो नई एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ m की जगह 2m, और फ्रीक्वेंसी ये लिखो, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 1/√2, ठीक है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 1/√2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ω²/2, और साथ में यहाँ पे a स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अभी भी जो एनर्जी है आपकी, एनर्जी वो इनिशियल एनर्जी के बराबर आ गई। नहीं आ गई, ये E0 थी आपकी, इनिशियल एनर्जी E0 थी, फ्रीक्वेंसी ω0 थी। समझ में आ गई बात। तो इनिशियल एनर्जी E0 आ गई आपकी। समझ में आ रही है बात। इनिशियल एनर्जी आपकी E0 आ गई, तो पहले जो नई एनर्जी है वो पुरानी एनर्जी के बराबर आ जाएगी, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास डज नॉट चेंज, रिमेन E। समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं, 6 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन, अ फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। अ फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स व्हेन 5 mg
वेट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन। तो देखते हैं फिजिकल बैलेंस बनाते हैं एक सबसे पहले, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये आपका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशन भी लगता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि ये कौन से चैप्टर का है, बट इसमें रोटेशन लगता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क बैलेंस करना होता है आपको इसमें, ठीक है, टॉर्क बैलेंस करना होता है। तो कैसे बैलेंस करेंगे देख लेते हैं, खटैक से देख लेते हैं एक बार। आपके पास में एक फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस समझते हो ना, तराजू जो होती है। तो यहां पे एक ऐसे करके रखा हुआ है और यहां पे एक ऐसे करके रखा हुआ है। ये इसका लेफ्ट पेन है, ये इसका राइट पेन है ना। अब बोल रहा है when 5 mg weight is placed on the left pen, the beam becomes horizontal. Both the empty pens of the balance are equal mass. अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये इक्वल मास के होते और अगर ये मिड में होता तो बैलेंस रहते, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, मान लो इसका पेन का मास m है, इसका भी मास m है, और आपने यहां पे दूसरा मास लाके रख दिया 5 mg। समझ में आ रही बात। तो इसका खुद का वेट mg और इधर तो सिर्फ और सिर्फ mg लगेगा, तो अब जाके बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये बीच में ना होके कहीं साइड में रहा होगा, क्योंकि टॉर्क बैलेंस करना जरूरी है। समझ में आ रही बात, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना जरूरी है। क्लियर है ये चीज। तो अब क्या पूछ रहा है, लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन द राइट आर्म। तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो आर्म है, ये वाला आर्म ये छोटा होना चाहिए। क्यों, सपोज करो ये इधर होता, बीच में ना होके यहां होगा, यहां पे सपोज करो ये पूरा L है, तो ये वाला पार्ट X मान लो, तो टॉर्क लगाओ, टॉर्क। तो टॉर्क जो इसके कारण जो टॉर्क आएगा, इसके कारण टॉर्क आएगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसके कारण जो टॉर्क आएगा वो आएगा कैसा, क्लॉकवाइज। तो दोनों बैलेंस करने चाहिए, तो कर दो बैलेंस। इसके अबाउट टॉर्क X इंटू 6 mg, वो बैलेंस होगा L माइनस एक्स इंटू mg। mg से mg कट जाएगा, तो 6x बराबर L माइनस एक्स, तो 7x बराबर L, तो x बराबर L बाई 7। तो मैंने एग्जैक्टली निकाल के भी बता दिया आपको कि ये वाला जो सेपरेशन होगा ये L बाई 7 होगा, और ये वाला जो सेपरेशन होगा वो 6L बाई 7 होगा। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो छोटा रहेगा, आपका लेफ्ट आर्म छोटा रहेगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, लेफ्ट आर्म विल बी स्मॉलर देन द राइट आर्म। क्लियर है ये, लेफ्ट आर्म विल बी स्मॉलर देन द राइट आर्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द प्रोडक्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड इट्स रेडियस इन nth ऑर्बिट। ये तो बहुत आसान है, देखना कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है अपना 7 क्वेश्चन है। बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के, और जो रेडियस होती है nth ऑर्बिट की वो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, z आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जो आपका एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है, एनर्जी और रेडियस का मल्टीप्लीकेशन प्रोपोर्शनल है, वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, z के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, z के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में पूछ रहा है ये, इट हैज द वैल्यू 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा z तो सेम ही रहेगा, z तो सेम, अरे यार अच्छा वैल्यू पूछ रहा है ये, तो देखना इधर En जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। मुझे लगा प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है। Rn जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 0.529, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.529 एंगस्ट्रॉम, और यहां पे आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। समझ में आ रही बात, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z आपका यहां पे आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे En और Rn को, तो आपके पास आएगा 13.6 इंटू 0.529 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV मल्टीप्लाई बाय एंगस्ट्रॉम, और साथ में आएगा ऊपर में Z। अब हाइड्रोजन एटम के लिए Z जो है वो 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 13.6 इंटू 0.529 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एंगस्ट्रॉम। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना क्या क्या ऑप्शंस हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसको। 13.6 को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर काफी डिफिकल्ट हो गया। आप इसको पॉइंट एक तरीके से 5 ले लेते हैं, तो 13 अप्रोक्सीमेटली 0.7 के करीब आएगा ये, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आना चाहिए। तो आपका 7 वाला तो एक ही आंसर है D, तो D आंसर हो जाएगा इसका। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ फॉर ए रेडियस r at a height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g naught. The value of acceleration due to gravity. अरे ये तो बहुत आसान है बेटा, देखना इधर।
सैटेलाइट, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, ये आ गया आपका 8th क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, ये अर्थ है अपनी जिसका रेडियस r है और अर्थ से h हाइट पे, अर्थ से h हाइट पे एक सैटेलाइट आपका घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो इसका जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, अब यहां पे एक चीज का ख्याल रखना, पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो लिखी जाएगी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। आर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कैपिटल आर प्लस एच, ठीक है। ये तो पहली बात होगी। काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी, देखना क्या लिखी जाएगी, हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी। तो यहां से देखना पोटेंशियल एनर्जी का हाफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और अगर आप दोनों को ऐड कर दो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस ऑफ हाफ, देख लो ऐड करके देख लो, माइनस हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो यहां पे जो टोटल एनर्जी आएगी उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, एटॉमिक फिजिक्स में काम आएगा ये रिलेशन, ग्रेविटेशन में काम आएगा ये रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये सामने क्वेश्चन है, तो ये आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है। अब आपको तो जी के टर्म्स में चाहिए, तो जी नॉट जो होता है ना, जी नॉट वो कितना लिखा जाता है आपका पता है आपको, जी एम डिवाइडेड बाय आर नॉट का स्क्वायर, ये लिखा जाता है, ठीक है। ये सरफेस पे है, ये एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस पे। तो बस हो गया, ये तो खत्म। ऊपर नीचे आर नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आर नॉट स्क्वायर, इसको आर नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखो जरा, इस वाले पार्ट को, ये बन गया ना आपका माइनस जी नॉट डिवाइड बाई 2 आर प्लस एच, और ऊपर आ जाएगा स्मॉल एम आर नॉट स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है ये चीज, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ऐसा दे रखा है अपन को, सी ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा है, तो ये 8th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। वीटी कर्व दे रखा है आपको, कौन दे रखा है बेटा, वीटी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व दे रखा है। वीटी वेलोसिटी टाइम नहीं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहाँ पे 9th क्वेश्चन है अपना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व दे रखा है, और इस कर्व में आपको क्या दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। क्लियर है, ये आपको दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, ये आपको 3 चीजें दे रखी है, ए बी सी। क्लियर है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व दे रखा है, और आपको 3 चीजें दे रखी है। आपसे पीवी डायग्राम बनवाया है इसका, पीवी डायग्राम तो बना लेते हैं। पीवी डायग्राम बहुत आसान है, पहले तो एक्सिस बना लेते हैं, ये री पी, ये री वी, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ए से स्टार्ट करते हैं यहां से। अब देखो ए से बी जाते हैं, ए से बी जाते हैं यहां से यहां, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, समझ में आ रही बात। और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ए से बी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये रहा ए पॉइंट, ए से बी जाना है आपको, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, प्रेशर कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देख लो ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, ठीक है। उसके बाद बी टू सी, बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो बी टू सी ये आइसोथर्मल है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये कौन सा था, आइसोबारिक प्रोसेस, समझ में आ रही बात। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, तो यहां पे P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो T जो है वो कम हुआ है, तो प्रेशर भी कम होगा। तो बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हुआ है, तो नीचे आएगा, ये सी पॉइंट पे आ गए। उसके बाद ए टू सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है, T बराबर कांस्टेंट, तो मतलब आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और वॉल्यूम कम हुआ है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इसका मतलब वॉल्यूम को कम करना है आपको, आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है, मतलब वापस जाना है आपको, कहां जाना है, वापस सी पॉइंट पे जाना है, तो ए पॉइंट पे जाना है, तो ऐसा, तो ए टू बी, बी टू सी और ऐसा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, ये आइसोथर्म है, ये आइसोथर्म, तो ये आपका कर्व बन जाएगा, आइसोथर्म का कर्व बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 9th क्वेश्चन, जिसमें पीवी वीटी कर्व देके पीवी कर्व पूछा था, बहुत बार पूछते, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल लेंथ
thickness, cross section and thermal conductivity K and 2K. They are connected in series. They are connected in series. अगर सीरीज में कनेक्ट किया है ना बेटा, देखो बहुत आसान है. आपके पास दो स्लैब है. यू हैव टू स्लैब्स. देखो ये स्लैब 1 है, ये स्लैब 2 है. इसका लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, इसका भी लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है. इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है और इसका 3K है कि 2K है. एक का K दे रखा है, एक का K दे रखा है और एक का 3K दे रखा नहीं, एक का K दे रखा है और एक का 2K दे रखा है. K और 2K दे रखा है. आपको समझ में आ गई बात? चलो आपने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके. तो लेंथ तो जो है वो L, जो आपका लेंथ है ये L1 और सॉरी L और L1 और L2 ले लो. लेंथ अलग अलग दे रखी है क्या? लेंथ अलग अलग दे रखी है, इक्वल लेंथ दे रखी है ना. तो L प्लस L, L और L, तो 2L की ये हो गई आपके पास स्लैब, 2L की स्लैब. दो जो K इक्वलेंट लिखा जाएगा ना बेटा आपका, इसका K इक्वलेंट वो लिखा जाएगा L 2L डिवाइडेड बाय L अपॉन K प्लस L अपॉन 2K. समझ में आ गई बात? L से L कट गया, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4/3 आंसर आ जाएगा, 4/3 और K भी रहेगा यहाँ पे, 4/3 K आंसर आ जाएगा. तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 4/3 K है. सो दिस विल बी योर आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 11th क्वेश्चन. Two identical satellites A and B revolve around the Earth in circular orbit at a distance r and 3r from the surface of the Earth से r और 3r. The ratio of their linear momenta of A and B. बहुत आसान क्वेश्चन है, वापस ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया. आसान क्वेश्चन है. r और कितना 3r, r और 3r पे मूव कर रहे हैं. जो आपके सैटेलाइट्स हैं दे आर मूविंग एट r एंड 3r और सरफेस से है बेटा. खास बात है सरफेस से. ये आपका अर्थ है, अर्थ से अच्छा ये आपका अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट 1 है और ये आपका सैटेलाइट 2 है, S2 और S1. ये आपका अर्थ की सरफेस से R है और ये आपका अर्थ की सरफेस से 3R है. तो सेंटर से कितना हो गया? ये 4R हो गया सेंटर से, और ये सेंटर से कितना हो गया? 2R हो गया. अब आपसे मोमेंटम पूछा है, मास सेम है सैटेलाइट्स का, आइडेंटिकल है तो मास सेम है. ये रहा सैटेलाइट और ये रहा सैटेलाइट. तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है कितनी होती है? √gm/r. ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है. r जो होती है वो ऑर्बिट की रेडियस होती है. तो सबसे पहले v1 जो लिखेंगे वो लिखेंगे gm/2r और जो v2 लिखेंगे वो लिखेंगे gm/4r. ठीक है. अब आपसे मोमेंटम का रेशियो पूछा है p1/p2, तो वो होता है mv1/mv2. तो आपको सीधा सीधा v1/v2 का रेशियो निकालना है. तो ये रहा v1, ये रहा v2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√2 और डिवाइड बाय 1/2. तो आंसर आ जाएगा √2. तो √2 आंसर आना चाहिए इसका, √2:1. तो यह आपका सी आंसर आ जाएगा, √2:1 सी आंसर आ जाएगा. अगला, ए बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड t. बॉडी है एसएचएम कर रही है, टाइम पीरियड दे रखा है 0.5 सेकंड, एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 सेकंड. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. तो देखना कितना आसान है. एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको, एवरेज स्पीड बतानी है इसकी. ठीक है, एवरेज स्पीड इसकी हमको निकाल के बतानी है. ठीक है, तो देखना कितना आसान है. ये टाइम पीरियड दे रखा है हाफ सेकंड और एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 सेकंड. तो देखना इधर एक बॉडी है वो एसएचएम कर रही है इधर उधर. तो ये इसका एम्पलीट्यूड है a और ये -a. यहां से यहां तक का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड जो लग रहा है इसको 0.5 सेकंड लग रहा है. समझ में आ रही बात? अब आपको बोल रहा है कि ये एवरेज वेलोसिटी बताओ इसकी. तो एवरेज वेलोसिटी कितना लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. ये तो समझ में आता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो ये एवरेज हाफ पे पहुंच जाए, a/2 पे पहुंच जाए, एम्पलीट्यूड के हाफ पे पहुंच जाए. तो आपको पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड के हाफ पे कब पहुंचती है. अगर नहीं भी पता है तो मैं दिखा देता हूं. यहां पे x बराबर a sin ωt ले लो, ठीक है, प्लस 5 भी ले लो. t बराबर 0 पे, एट t बराबर 0, x बराबर 0 है तो 5 भी 0 हो जाएगा. समझ में आ गई बात? t बराबर सॉरी आपका एम्पलीट्यूड a/2 हो जाए तो a/2 बराबर a साइन ωt आ गया. तो यहां से a से a कट गया तो साइन ωt की वैल्यू आपकी हाफ आ गई. आ गई नहीं आ गई? तो ωt जो है आपका वो हाफ कब होता है? π/6, 30 डिग्री पे होता है. तो t जो आ गया आपका वो आ गया π/6 इंटू ओमेगा, या फिर दूसरे शब्दों में
T/12 आ गया, ओमेगा को रख दो 2π/T, तो आपके पास T/12 आ जाएगा। अब ये याद भी रहना चाहिए आपको कि T/12 पे तो खत्म हो गया। डिस्प्लेसमेंट है आपका A/2 मतलब 1/2 सेंटीमीटर, और टाइम लगा है आपको कितना जाने में, T/12, तो T/12, T की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, T की वैल्यू है 0.5 सेकेंड, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई T की वैल्यू है 1/2, 0.5 सेकेंड का मतलब 1/2 और डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया आपका, देखना 1/2 12। अरे सॉल्व कर लो यार इसको, कोई बड़ी बात है क्या। 12 ये हो गया आपके पास 12/2T इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और आपको अब देख लो 2 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कट गया, तो 12 इंटू 10⁻⁻2 आ गया इसका आंसर। समझ में आ गई बात, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, तो डी आंसर आ गया इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट I flows from through a thin wire shaped at regular polygon of n side which can be inscribed in a circle of radius r. The magnetic field induction at the center of the polygon due to one side of the polygon. आसान सवाल है तो देखो, ये सवाल कराने से पहले मैं एक बार कैमरा रीसेट कर देता हूं, आधा घंटा होने को आया, कैमरा रीसेट करके हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखना बेटा, इधर देखना, आसान सवाल है, देखना इधर। पॉलीगन दे रखा है बेटा, कौन सा सवाल है ये, 30 नंबर का सवाल है, ये मैग्नेटिज्म पे जो मैंने पढ़ाया आपको। एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है एन साइड का, ठीक है, एन साइड है उसमें, एन साइड्स, और एक सर्कल जो है वो इंस्क्राइब कर रहा है इसको, है ना, एक सर्कल जो है वो इंस्क्राइब कर रहा है इस रेगुलर पॉलीगन को ऐसे करके, इस सर्कल के अंदर है। तो आपको एक साइड के लिए निकालना है, तो कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो आप तो क्या करो, ये वाला साइड कितना एंगल बनाएगा, एन साइड जो है, एन साइड्स वो 2π एंगल बनाती हैं, तो वन साइड कितना एंगल बनाएगी, 2π/n। अगर इसको बाइसेक्ट करो तो ये वाला एंगल π/n हो जाएगा और ये वाला एंगल π/n हो जाएगा, खत्म हो गया। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगा दो, ये क्वेश्चन पता है क्या बन गया आपके लिए, ये वाला कि एक वायर है जिसमें करंट जा रही है और यहां पे ये वाला एंगल π/n है और ये वाला एंगल π/n है। समझ में आ गई बात। तो फॉर्मूला बी जो आएगा वो आएगा μ0I/4π, ये वाला सेपरेशन, ठीक है। रेडियस आपको आर दे रखी है तो आपको सेपरेशन भी निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेते हैं। आर बोल के चलते हैं इसको, तुम आर, अरे आर मत बोलो, ए बोलो, ए बोलो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। और साइन थीटा अंदर आएगा साइन π/n, θ1 प्लस साइन π/n। अब अपना अगला काम है अपन को ये निकालने का, तो ये रेडियस आर है और हमको निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बेस, तो ये हो जाएगा r cos π/n। खत्म हो गया सवाल, वैल्यू डाल दो, तो μ0I/4πa, a की जगह डालो r cos π/n, r cos π/n, और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स साइन π/n। तो ये कट गया आपका, ये 10 π/n हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया μ0I/2πr और 10 π/n। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। 10 कौन कहता है एनटीए अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछता है, आसान क्वेश्चन पूछता है नीट में। देख लो, एनटीए का नीट का पहला पेपर है ये, एनटीए का नीट का प्रैक्टिस का पहला पेपर है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ज्योमेट्री भी पूछी है, सब कुछ पूछ लिया आपका, ठीक है, आपका नॉलेज चेक कर लिया उसने, A2 से A से लेके Z तक। तो इस भ्रम में मत रहना कि आसान आसान और सब कुछ आसान है, ऐसा नहीं है बच्चा, उसको भी लोगों को छांटना है। कैसे छांटे, अच्छा पेपर बनाएगा वो। क्लियर है ये चीज, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये इट वाज था 13th क्वेश्चन, ये 13th क्वेश्चन था आपका। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, देखते हैं। 14th क्वेश्चन बोलता है हमको, 14th कहां गया, ए कॉइल ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस 31 ohm has a 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in the series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to an AC source of 110. The power factor of the circuit. तो देखना बेटा, ये आपके पास एक कॉइल है, ये आपके पास एक इंडक्टर है और आपने इसको कनेक्ट कर रखा है एक पावर सोर्स से, जिसका जो वोल्टेज सप्लाई वो 110 है। इसका जो इंडक्टेंस एक्सएल है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल, वो कितना होता है, ओमेगा इंटू एल, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 31 ओम, 31 ओम,
और इसका खुद का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 8 ओम। 8 ओम इसका खुद का रेजिस्टेंस दे रखा है। और ये जो है एक्ससी आपको कितना दे रखा है 25 ओम। ठीक है, 25 ओम दे रखा है। हाँ, और आपसे पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर पावर फैक्टर पता है क्या होता है? कॉस फाई। कॉस फाई लिखा जाता है आर डिवाइडेड बाई जेड। जेड लिखा जाता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू यहां पे ये दी, ये जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर का काम करेगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है आपके पास 31 का स्क्वायर, सॉरी 31 माइनस एक्ससी 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा ये 10 आ जाएगा आपके पास। तो z की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पे r की वैल्यू 8 है, z की वैल्यू 10 है, मतलब 4/5, मतलब फाई की वैल्यू आ गई 37। तो cos फाई जो है वो 4/5 आ गया, पावर फैक्टर 4/5 आ गया, या फिर 0.8 होता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन। तो आपको बहुत सारे कर्व दे रखे हैं। पहला कर्व तो दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस, ये कौन सा क्वेश्चन है 15। पहला क्वेश्चन दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? सही तो है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है फिर कम हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये। तो ये वाला जो है ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्म, फिर यहां से यहां तक अलग एक्सेलरेशन, लेकिन है तो मोशन है, स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक्सेलरेट करके वापस आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला मोशन है। उसके बाद जो अगला है वो है सर्कल, वेलोसिटी और टाइम का सर्कल दे दिया ऐसे करके, ये वेलोसिटी है, ये टाइम कर्व है। तो अब इसका मतलब पता है क्या होता है? एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटीज है, एक ही टाइम पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, नॉट पॉसिबल। बी आंसर आ जाएगा इसका, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक ही टाइम पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती है यार? एक टाइम पे पार्टिकल के पास एक ही वेलोसिटी होगी, दो वेलोसिटी होना तो खुदा भी अलाउ नहीं करेगा, भगवान ने भी पाप है ये पाप। तो इसका तो सॉरी, द आंसर विल बी बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद टाइम पीरियड टी। रेडियस आर और टाइम पीरियड टी। द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्लस इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन टाइम आर प्लस विद द टाइम पीरियड टी प्लस टी, देन। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखना क्वेश्चन क्या बोलता है, अब समझना इस चीज को। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया ना तो ये आपको नया लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं देखा होगा पहले कभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं होगा, बस आप ये सोचते हो कि मैंने तो देखा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, टफ क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे बात करते हैं। देखना, ये बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है आपके पास, जो अभी आर रेडियस की, ये अर्थ है आपके पास, आर रेडियस और टाइम पीरियड टी है। तो मुझे बताओ रिलेशन क्या होगा? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखा जाएगा। अब अगर सेकंड केस में वो बोल रहा है कि आपने क्या किया, रेडियस को हल्का सा बढ़ा दिया, आर प्लस डी आर, तो देखना अगर रेडियस बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ के कितना हो गया, टी प्लस डी टी हो गया। आप एक काम करो, टी स्क्वायर इक्वल टू इसको के टाइम्स आर क्यूब लिख लो, इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2t dt बाई डी आर इक्वल टू के, तो एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे dt बाई, आपसे पूछा क्या निकालना, क्या आपको dt बाई डी आर और dr बाई, इसमें रिलेशन निकालना है आपको, dt बाई डी आर। तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, t dt अपॉन डी आर इक्वल टू, ये k को तो एज इट इज रहने दो और ये लिख दो 3/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इस t की जगह पे क्या करो, ये यहां से वैल्यू डाल दो, इस t की जगह पे यहां से वैल्यू डाल दो r की पावर 3/2। तो डाल के देखते हैं। देखो आपको क्या चाहिए, dt बाई टी इक्वल टू के टाइम्स 3/2 आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आ गया आपके पास, और साथ में डी आर। अब आप तो क्या करो, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर को नीचे फेंक दो, तो dt बाई टी इक्वल टू 3/2 के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर की जगह पे के टाइम्स आर क्यूब डाल दो, तो के इधर टी स्क्वायर आएगा ना, टी स्क्वायर, और इधर तो डी आर है, इसकी जगह क्या डालोगे 3/2 के और आर स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह डालोगे के टाइम्स आर क्यूब और डी आर। तो देखो ये क्या हो गया, dt बाई टी
dt बाई टी इक्वल टू 3/2 k से k कट गया dr बाय r। समझ में आ गई बात? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस वाज योर कौन सा क्वेश्चन? 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17th क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। देखो अब इसमें कितना नया था, ये एरर से रिलेटेड है। पता है एरर वाला जो चैप्टर है जिसको आप इग्नोर करते हो बेटा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एरर वाले चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 17, आई थिंक इट इज 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, कुछ पानी वानी दे रखा है। ए स्मॉल कॉइल इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर फिल्ड विद लिक्विड। A ray of light from the coin travels along its surface. How fast the light traveling in the liquid? अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर देखना, हद आसान क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। यहां पे एक चीज कॉइन रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से लाइट जा रही है और ये एंगल 4 है, ये एंगल, ये लेंथ 3 दे रखी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये यहां पे ये नॉर्मल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, ये इसको थीटा बोल देते हैं। तो अगर मैं टेन थीटा पूछूं आपसे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस तो कितना आ जाएगा? 3/4, मतलब 37 डिग्री आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? हाँ होगा सर। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे ये, द हाउ फास्ट द लाइट इज ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। हाउ फास्ट इज लाइट इज ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। अच्छा लाइट इधर जा रही है तो ये TIR हो रहा है, यहां तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो खत्म हो गया। देखो साइन थीटा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, और एयर में जा रही है ना लाइट तो 1, तो यहां से म्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1/sin थीटा, और टेन थीटा जो है आपको 37 है तो ये आ जाएगा 1/sin 37। साइन 37 दुनिया को पता है 3/5 होता है, तो उल्टा लटकाओगे तो 5/3 आ जाएगा। ये आएगा म्यू। म्यू क्या लिखा जाता है? c/वेलोसिटी इन मीडियम। समझ में आ रही बात? वेलोसिटी इन मीडियम वो आता है आपके पास 5/3। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम कितना आ जाएगा आपके पास? देख लो कितना आ जाएगा, 3c/5 आ जाएगा, मतलब 3 × 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 9/5, मतलब 1.4, ऐसा कुछ है क्या? 9/5 मतलब 9/5 होता है 1.8, तो 10⁸, तो ये आ जाएगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट चेक करवा लिए, ज्योमेट्री चेक करवा ली, कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है, स्नेल्स लॉ चेक करवा लिया, फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चेक करवा लिया, और फाइनली जो बेसिक डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो भी चेक करवा ली। एक क्वेश्चन 4 चीजें चेक करवा ली। यही है एनटीए, यही है नीट और यही है आईआईटी, कि एक क्वेश्चन में 5 चीजें जब तक चेक नहीं करवाएं तब तक क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है। अरे ये कोई प्रैक्टिस थोड़ी ना चल रहा है, डॉक्टर बनाने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्स के बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अगली बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 18th क्वेश्चन है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एंड 15 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 है, कनेक्टेड इन पैरेलल, द रीडिंग इन द वोल्टमीटर अक्रॉस। तो देखना 10 ओम की बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, उसके बाद 15 ओम की बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ये 1 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 है। आपको यहां पे एक वोल्ट मीटर दे रखा है, उसकी रीडिंग बतानी है आपको। बहुत ही उम्दा सवाल है, आसान सवाल है वैसे तो। ये जो रीडिंग देगा ये इसकी रीडिंग जो होगी, रीडिंग वो लिखी जाएगी टीपीडी, किसी भी एक्सेल का टीपीडी। टीपीडी बोले तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप चाहो तो इन दोनों को पैरेलल में ले जाओ, है ना, इन दोनों को पैरेलल में ले जाओ, तो पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा? 1 × 0.6 डिवाइड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 1.6, मतलब 6 डिवाइड बाय 16, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 8। चलो तो हम लिखेंगे E इक्वलेंट डिवाइड बाय R इक्वलेंट इक्वल टू E1, E1 है 10 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 है 15 डिवाइड बाय R2। तो यहां से E इक्वलेंट कितना आ जाएगा आपके पास? 10 प्लस ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2, मतलब 25 हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय R इक्वलेंट मतलब 3/8, तो ये आ जाएगा 35 × 3/8, ये आपका E इक्वलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया सर्किट, एक रेजिस्टेंस है और एक ऐसा, और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये आ जाएगा इसका जो इक्वलेंट आ जाएगा 35 × 3 डिवाइडेड बाय 8, और रेजिस्टेंस जो आ जाएगा R इक्वलेंट वो आ जाएगा आपके पास 3/8। समझ में आ गई बात? तो आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है आपसे ये? हाँ, तो आपसे टीपीडी पूछा है।
अब ये जो है आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो एक तरीके से इधर करंट जाएगी नहीं, I बराबर 0 हो गया, I बराबर 0 हो गया तो जो टीपीडी है ना वो E के बराबर आ जाएगा, और E कितना है अपना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 105 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 13.1 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 13.1 वोल्ट आंसर, बी ऑप्शन दे रखा है। आसान क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं है, यही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कॉपर बॉल ऑफ मास m 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर T, इट इज ड्रॉप्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर। देखो ये तो आ गया कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन, तो कैलोरीमेट्री का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो डेटा लिखते जाओ, क्वेश्चन के साथ साथ डेटा लिखते जाओ, सॉल्व हो जाएगा। कैलोरीमेट्री का तो क्वेश्चन का सिंपल सा ही है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करते जाओ, आसान जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। चलो, कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर T, इट इज ड्रॉप्ड इन ए कॉपर कंटेनर ऑफ मास 100 ग्राम filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 degrees centigrade. Dropped in, filled with temperature, the given the room temperature 30 degrees, specific heat of copper is T is given. अच्छा, क्वेश्चन है एक बॉल है आपकी 100 ग्राम की, इसका टेम्परेचर T है, आपने एक कैलोरीमीटर लिया है ना, कैलोरीमीटर ड्रॉप्ड कॉपर कैलोरीमीटर ड्रॉप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ 100 ग्राम। ये कैलोरीमीटर का जो मास है, कैलोरीमीटर इसका जो मास है वो 100 ग्राम है, ठीक है, इसका जो मास है वो 100 ग्राम है, और फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये जो वाटर है इसमें 170 ग्राम वाटर है, 170 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और टेम्परेचर जो दे रखा है रूम टेम्परेचर वो दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, ये वाला और ये वाला अलग है, इसको टी डैश बोल दो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी फाइनली इसको गिरा दिया इसमें आपने, तो फाइनल टेम्परेचर जो है, फाइनल टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा अपना, 75 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, तो एस ऑफ कॉपर दे रखी है, कितनी दे रखी है वो, हाफ एस ऑफ कॉपर दे रखी है, हाफ 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखना, एक्चुअली इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, वाटर इक्विवेलेंट से भी कर सकते हो, समझ में आ रही है बात, वाटर इक्विवेलेंट से भी कर सकते हो, और अगर वाटर इक्विवेलेंट से नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसने जो हीट लॉस की होगी, हीट लॉस कितना हुआ है उसका, देख लो कितना हुआ है, कॉपर की बॉल है ना, तो ms डेल्टा टी, मास है इसका 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में लिख लो, और स्पेसिफिक हीट कॉपर की ये रही 0.1 कैलोरी, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मान लो इनिशियली T था, फाइनली कितना आ गया 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। इसके साथ टेम्परेचर गेन कितना हुआ है, हीट गेन, तो देख लो ये कॉपर का वेसल भी हीट अप हुआ होगा, तो कैलोरीमीटर खुद हीट अप हुआ होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये तो ये मास हो गया, ये इसका स्पेसिफिक हीट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया है फाइनल 75 माइनस 30, प्लस पानी भी हीट अप हुआ है, तो ms डेल्टा टी, तो पानी का मास कितना है यहाँ पे 170 ग्राम, 170, पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो वही रहेगा 75 माइनस 30, इन दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 75 इक्वल्स टू, इधर देखो ये हो गया, इसको देख लो कितना हो गया 170 और 10 180, तो ये हो गया 180 इंटू 75 माइनस 30, है ना। तो इधर देखो यहां से आ गया, ये हो गया आपका t माइनस 75 इक्वल्स टू 180, ये 10 हो गया डिवाइड बाय 10, और ये हो गया 75 वाला 45, तो कट गया 18 5 जा 90, और ये 72 और 9 810, तो ये आ गया t माइनस 75, तो t जो आ गया वो आ गया 885 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 885, सिंपल है ये तो, जितना हीट लॉस हुआ उतना हीट गेन हुआ। बच्चे यहाँ पे कई बार कैलोरीमीटर का वेट लेना भूल जाते हैं, जो कैलोरीमीटर है उसका वेट कंसिडर करना भूल जाते हैं, ये गलती मत करना, है ना, पाप है, महापाप है ये। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर विच वन 20,
20 है, 20 तक ही पहुंचेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास एम एल टी एंड आई। रेजिस्टेंस पूछा है आपसे, रेजिस्टेंस देखो कितना आसान है। रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, ठीक है। और वोल्टेज को आप पता है क्या लिख सकते हो, वो करंट CURRENT, वोल्टेज को आप वर्क लिख सकते हो, क्योंकि वोल्टेज कुछ भी नहीं है, वर्क ही है। समझ में आ रही बात। वर्क डन इन मूविंग यूनिट सिंगल चार्ज, ठीक है। वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, अरे वर्क डन जो होता है वो Q इंटू वी होता है, तो वोल्टेज को चार्ज लिख दो यहाँ पे, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज और साथ में करंट, तो ये आंसर आ गया। वर्क की जो यूनिट होती है M1 L1 L2 T-2, चार्ज की यूनिट होती है L1 T1, मतलब करंट इंटू I1 और T1, I1 T1 करंट इंटू टाइम, चार्ज करंट इंटू टाइम, वो करंट तो होता है I1। तो देख लो ये कितना आ गया, M1 L2 T-3 और I-2, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। M1 L2 T-3 और I-2, तो डी आंसर दिख रहा है। यस, आसान सवाल था ये तो। अगला, प्रोसेस ऑफ सुपर इंपोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव। अब ये आ गया आपका रेडियो वेव से, तो रेडियो वेव आई थिंक सिलेबस में नहीं है, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है एनटीए, तो मतलब है, पढ़ना पड़ेगा रेडियो कम्युनिकेशन आपको। तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता। होता क्या है, हम लोग जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो वीक सिग्नल है तो उसको हम लोगों को एक कैरियर वेव होती है, मतलब जैसे लाद के लेके जाने वाला, कुल मिला के बात ही है। आप जैसे थक गए हो तो आपको गाड़ी में पटक के लेके जा रहे हैं, तो वो जो गाड़ी है वो कैरियर है, तो इसीलिए बोल रहे हैं इंपोजिंग द सिग्नल ऑन द कैरियर वेव इज नॉन एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको, ये याद रखने की चीज है, ये आपको रेडियो कम्युनिकेशन में आती है, मॉड्यूलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 22, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया। तो ये प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, मतलब ए जो है वो 30 डिग्री है। इसके ऊपर जो लाइट रे आ रही है वो 60 डिग्री पे आ रही है, लाइट रे जो आ रही है वो 60 डिग्री पे आ रही है। कितने डिग्री पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है, ठीक है। द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे। ये रहा, ये इमर्जेंट लाइट रे, ये बना रही है 30 डिग्री का, मतलब डेविएशन जो है वो 30 डिग्री आ गया। डेविएशन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है I प्लस E माइनस ए। चलो इतना तो हम लोगों ने देख लिया। द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म, सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म, ये वाला, ये एंगल निकालना है आपको। समझ में आ रही बात, दिस एंगल यू नीड टू फाइंड आउट। तो ये आपको डेल्टा दे रखा है, क्या दे रखा है, डेल्टा दे रखा है आपको, जो जिसे क्या बोलते हैं कि लेट्स से ये यहां पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ होगा। थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं प्रिज्म, देखना इधर, ज्यादा अच्छे से इधर समझ में आएगा। ये लाइट रे है आपके पास, ब्लू कलर से या रेड कलर से बनाता हूं। ये लाइट रे है, ऐसे गया, ठीक है, प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल है, थोड़ा बैंड हुआ होगा, तो ये आपका 60 डिग्री पे आया था, थोड़ा बैंड हुआ, फिर यहां पे नॉर्मल है, फिर ऐसे जाने का था लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया, ये इमर्जेंट रे। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे करके, तो मेरा ये जो एंगल आता है, ये मेरे को डेल्टा दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। प्रिज्म एंगल भी मेरे को कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो आई, और ये जो एंगल है इसको मैं ई बोलता हूं, इमर्जेंट एंगल, तो आई, इसको आई बोलता हूं, आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा दे रखा है हमको, डेल्टा देख लो कितना है, 30 डिग्री। आई हमको दे रखा है 60 डिग्री, ई हमको पता नहीं, ए जो है एरिया ऑफ प्रिज्म वो दे रखा है 30 डिग्री। 30 से ये इसको इधर लेके गए तो ये आ गया 60 बराबर 60 प्लस ई, तो ई बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। समझ में आ रही बात, मतलब ये एंगल 0 डिग्री है, मतलब नॉर्मल जैसा निकल गया। तो एक्चुअली ऐसे ना जाके ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, नॉर्मल के अलॉन्ग निकल गई। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये फेस से, ठीक है, फेस के नॉर्मल के अलॉन्ग ही निकल गई है। ये जो है ये फेस के नॉर्मल के अलॉन्ग, ये वाला एंगल ई था, नॉर्मल से बनने वाला एंगल ई था, तो ये सीधा सीधा फेस के अलॉन्ग निकल गई, तो 90 डिग्री आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 straight parallel current carrying conductors are shown in figure. The force experienced by the middle conductor. आसान है ये तो, कल परसों ही हम लोगों ने देखा था। फोर्स जो है इस पे वायर्स के ऊपर फोर्स कितना लगता है वो हम लोगों ने दिखाया, मैंने आपको दिखाया इनफाइनाइट वायर्स के ऊपर फोर्स कितना लगता है। तो ये जो है आपका 23rd क्वेश्चन है। आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। करंट की डायरेक्शन थोड़ा देख लेते हैं।
इसमें करंट अप जा रही है, इसमें डाउन जा रही है और इसमें अप जा रही है। इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है? 30, 10, 20। इसमें 30, इसमें 10, इसमें 20। चलो, और जो इनके बीच का सेपरेशन है 3 और 5, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 और 5, तो आपको तो मिडिल वाले पे देखना है। ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है, ठीक है। आपको मिडिल वाले पे देखना है कितना फोर्स लगेगा। देखना बेटा, ये वायर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये वाला वायर इसको रिपेल करेगा। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो लगेगा इधर, इधर रिपेल करेगा। करंट अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर सेम डायरेक्शन में तो अपोजिट ये करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला भी रिपेल करेगा। तो ये आएगा F ऑन 2 ड्यू टू 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जो F नेट आएगा आपका वो आएगा F2 ऑन 3 माइनस F2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। F2 ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3 कितना आएगा? इन दोनों के बीच का सेपरेशन और म्यू नॉट I1 I2। I1 है इसमें 20 और I2 है 10। तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 पाई डी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10⁻⁻2 माइनस उसी तरीके से म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई, और इधर आएगा आपके पास सेपरेशन हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²। और इनका बीच में करंट 10 और 30, तो 10 इंटू 30, तो 10 इंटू 30। समझ में आ गई बात? अब सॉल्व कर लो इसको। देखो ये आएगा, म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 200, और ये ऊपर जाके और 100 हो जाएगा ये वाला, और नीचे बचेगा 2 इंटू पाई इंटू 5। देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये 5 से इधर काट दो, 40 आ गया। तो ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, और ये 8000, और ये 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ और माइनस इसको सॉल्व कर लेना। इधर देखो, इधर आएगा 8 इंटू 10⁻³ और माइनस साइन, इसको भी सॉल्व कर लेना। ये कट कर दो पहले तो, ये 3 से 3 कट गया, ये इसमें 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। तो इधर पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 कट गया। तो देखना कितना आंसर आ गया? 20 इंटू 10⁻⁷ इंटू -2, तो मतलब 2000 आ गया। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻3। तो आंसर आ जाएगा इसमें 6 इंटू 10⁻3 के करीब, -4 के करीब आंसर आ रहा है। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है अपने पास, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है आई थिंक। देखो रे बाबा, देखो बच्चा, देखो कहां गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं पे। बाकी तो सब सही है। म्यू नॉट 2 पाई, और ये है अपना 20 I1 I2, 10 और 30, और 10 और 20। एक बार फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ये थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो गया, कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, गलत हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट सही है तो गलत होने का सवाल ही नहीं होता। F ऑन 2 3, ठीक है, F ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3, तो देख लो कितना आता है। जल्दी से कर लेते हैं इसको। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, सब जगह से बाहर ले लो। I ये है 10 इंटू 20 मतलब 200 डिवाइडेड बाय रेडियस है 5 इंटू 10⁻⁻2, और माइनस साइन के साथ आएगा, ये वाला माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि अरे यार इस मिडिल चार्ज पे ही पूछा है ना, मिडिल वायर पे ही पूछा है, राइट, मिडिल वायर पे ही पूछा है। तो इसमें आएगा 10 और 30, तो 10 इंटू 30 और डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻2, तो यह आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यह आ जाएगा आपके पास ऊपर जाके 20,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 5 माइनस ये 3 से 3, ये हो गया 100 मतलब 10,000। तो ये हो जाएगा 4,000 माइनस 10,000 मतलब 6,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाय म्यू डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। अब देखो 6,000 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 2 पाई, कैंसिल कर दो 2, तो ये आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁷, और माइनस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब फोर्स जो है वो ये जो गलत है ये वाला डोमिनेट करेगा, तो वायर जो है नेट इधर जाएगा, वायर जो है नेट इधर जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻7 नहीं -3, ठीक है, ऐसा आंसर आना चाहिए। कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है, ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि कहां गड़बड़ हो रही है, आई एम नॉट श्योर कि कहां गड़बड़ हो रही है।
देखना पड़ेगा ये, मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। सॉल्व करना कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। कैमरा रिसेट करके दोबारा स्टार्ट करता हूं, आगे के और 10-15 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तब तक देखिए आप इसको। कैमरा रिसेट करके आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये अपना 23rd क्वेश्चन था, 23rd। अगला क्वेश्चन जो है अपना 24th क्वेश्चन है। आसान ही है, देखो सारे क्वेश्चन आसान ही है, कॉन्सेप्ट की बात है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, सारे क्वेश्चन एक एक करके पूरा एंटायर फिजिक्स रिवाइज हो रही है। ऐसे करके अगर मेरे साथ लग के ये टेस्ट पेपर कर लिए ना आपने, अरे यार इतना मजा आ जाएगा आपको जिसकी हद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज फॉलिंग ऑन ए फोटोसिंथेसिस सरफेस। लैम्बडा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, फोटोसेंसिटिव सरफेस पे फॉल कर रही है, ठीक है। इफ द सरफेस हैज रिसीव्ड 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो ये तो बहुत आसान है, एक फोटोन की एनर्जी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है hc/λ, ठीक है। या फिर अगर देखो तो 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, ये ईवी में आ जाती है। तो लैम्बडा है आपका 5000, तो आंसर आ जाएगा यहां पे आपके पास 124 डिवाइडेड बाय 50। ये एक फोटोन की एनर्जी है, 1 फोटोन एनर्जी, 1 फोटोन एनर्जी। आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है टोटल 10⁻⁷ जूल। तो नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे 1 फोटोन की एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 1 फोटोन की एनर्जी, और ये ईवी में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ जूल, और 124 डिवाइड बाय 50, और ईवी को कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹। थोड़ा सॉल्व कर लो, 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻⁷ है, डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 124 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइड बाय 50, 50 को भी ऊपर भेज दो। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 प्लस 12 डिवाइड बाय 124 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 और 5 इंटू 10⁻11। करके देखना पड़ेगा, ये तो ऐसे नहीं बता पाएंगे हम, तो करके देख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, करके देखते हैं। ये 500 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 5 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 124 इंटू 16, ठीक है, 16। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 जा 64, 16 32 38 3 16 9, ये आ गया आपके पास इंटू 10⁻14। इसको अप्रोक्सीमेटली 2000 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2000 इंटू 10⁻14, तो आ गया आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻11 फोटोन्स आ जाएंगे। तो आपके पास आंसर आना चाहिए, बी आंसर आना चाहिए। चलिए बी आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम हुज लाइन्स हैव वेवलेंथ 4 टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। 4 टाइम्स शॉर्टर देन, तो देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जो लिखी जाती है वो Z² और 13.6 लिखी जाती है। मान लो N2 से लेके N1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो डेल्टा E आएगा वो माइनस में आती है एनर्जी, तो वो लिखा जाएगा -13.6 Z²N2² माइनस ऑफ -13.6 Z²N1²। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर आ जाएगा 13.6 Z², इधर आएगा 1/N1² माइनस 1/N2²। तो ये बोल रहा है वेवलेंथ जो है वो 4 टाइम्स शॉर्टर है। तो डेल्टा ई hc/λ, तो लैम्बडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/Z² के। तो 4 टाइम्स ऑफ, तो लैम्बडा ऑफ हीलियम, क्योंकि Z जो होता है Z ऑफ हीलियम वो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हीलियम एटम होना चाहिए ताकि उसकी वेवलेंथ 4 टाइम्स शॉर्टर गिर जाए। तो आंसर आ जाएगा हीलियम आयन आना चाहिए, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग करंट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द मोशन ऑफ द चार्ज। बेटा ये तो आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, देखना। फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, किधर फोर्स जो लग रहा है उसके ऊपर, ये आपके पास है एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास, इसमें करंट है आपके पास, ठीक है, करंट है,
और ये जो है द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स, ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है चार्ज, ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज है Q माइनस नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। द मोशन ऑफ द चार्ज इज, अब फोर्स जो होता है ना बेटा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, तो लिखते हैं Q V क्रॉस B। कल भी बताया था मैंने, कल परसों भी बताया था, फोर्स जो है वो किधर आ रहा है, लेट्स से आई कैप में आ रहा है, तो जे कैप बोल देते हैं, इस वाले डायरेक्शन को जे कैप बोलेंगे। तो फोर्स आ रहा है लेट्स से जे कैप में, Q जो है वो माइनस में है, V वेलोसिटी हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है, और क्रॉस B जो है वो माइनस के कैप में, माइनस के कैप में। अब मुझे एक बात बताओ, जे कैप कब आएगा? सबसे पहले तो ये आई कैप होना चाहिए, आई कैप मल्टीप्लाई बाय के कैप माइनस जे देता है, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया V क्रॉस के कैप। V जो है आपका अगर वो माइनस आई कैप में रहा तभी माइनस आई कैप मल्टीप्लाई बाय के कैप आपको क्या देगा, जे कैप देगा। तो वेलोसिटी जो होती है वो किधर होनी चाहिए, माइनस आई कैप में होनी चाहिए, इसका मतलब ये इधर आएगा, तो ये आएगा टुवर्ड्स द वायर, तो आंसर आ जाएगा बी, टुवर्ड्स द वायर। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है आपका, मेटल बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर ऑन टू ए स्टील प्लेट एंड जम्प्स अप टू ए हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर। बेटा बहुत आसान है ये तो, 1 मीटर की हाइट से फॉल कर रही है, 1 मीटर हाइट से फॉल कर रही है और 81 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है। देखना ये बॉल है आपके पास, ये 1 मीटर से फॉल कर रही है, तो बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी √2gh, मतलब आ जाएगी √2g, सिंपल सी बात है। और आफ्टर कोलिजन जो ये है 81 सेंटीमीटर तक जा रही है, तो यहां जो वेलोसिटी आएगी फाइनल, वेलोसिटी ऑफ फाइनल लिखी जाएगी, वो भी √2gh लिखी जाएगी, और वो आ जाएगी √2g और h की जगह आ जाएगी 81/100, मतलब कितनी आ जाएगी 9/10, और साथ में इनिशियल का 9/10। समझ में आ रही बात? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ ई रेस्टिट्यूशन, वो लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की वेलोसिटी है फाइनल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो है इनिशियल, तो वो आ जाएगा 9/10, मतलब 0.9 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। अगला सवाल, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस अंडरगोज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुज प्रोसेस इक्वेशन इज पीक। अब बेटा ये ऐसी तो कोई आपने इक्वेशन जनरली पढ़ी नहीं है, ठीक है, ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं इनको। देखना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यहां पे सीखते हुए चलो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितनी बढ़िया चीज है। पी वी की पावर अगर एक्स आ जाए और वो कांस्टेंट आ जाए तो इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखना अगर एक्स जो है वो गामा के बराबर हो जाए तो यही प्रोसेस एडियाबैटिक बन जाता है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, समझ में आ गई बात। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब P जो है आपका वो कांस्टेंट हो गया, तो ये आइसोबारिक बन जाता है, आइसोबारिक, ठीक है। और वहीं पे अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो PV बराबर कांस्टेंट हो गया, तो ये बन जाता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और वहीं पे अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो ये बन जाता है आपका क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाता है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हो गए आपके पास, पॉलीट्रॉपिक में एक्स के ऊपर। तो यहां जो दे रखा है वो P इज प्रोपोर्शनल टू V² दे रखा है, मतलब P V की पावर -2 बराबर कांस्टेंट आ गया। तो यहां पे x की जो वैल्यू है वो -2 है और नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 दे रखे हैं। अब आगे बात करते हैं, द मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट जो लिखी जाती है ना बेटा, वो लिखी जाती है C बराबर CV प्लस R/1 - x। CV जो है, CV मोलर स्पेसिफिक हीट जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी CV प्लस R/1 - x। x जो है ये आपका ऊपर जो पावर लगा हुआ है ये आएगा। तो अभी ये कौन सी गैस है, डायाटोमिक है, डायाटोमिक है, तो CV जो है डायाटोमिक का वो 5/2R होता है प्लस R/1 माइनस x की वैल्यू -2 है, तो 1 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 5/2R प्लस R/3। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसके पास एल्शियम ले लो 6, तो ये आ जाएगा 15R प्लस 2R, मतलब 17/6R। दिस शुड बी योर आंसर, 17/6R। हाँ, बी ऑप्शन दे रखा है 17/6R। सो दिस वॉज योर 28 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन, इन मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर द
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस इलास्टिसिटी मॉडुलस, ये तो सीधा सीधा पता है हमको। शियर मॉडुलस सबसे कम होगा, उसके बाद यंग्स मॉडुलस होगा, उसके बाद बल्क मॉडुलस होगा। मतलब उनको ऐसे वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन बहुत मुश्किल होगा, ऐसे स्लाइड करके कंप्रेशन आसान होगा, उनमें डिफॉर्मेशन लाना और खींचना थोड़ा मुश्किल होगा। तो शियर सबसे कम होगा, यंग्स मॉडुलस थोड़ा उससे ज्यादा होगा और बल्क मॉडुलस तो बहुत ज्यादा होगा। तो समझ में आ गई बात, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज बेंट इनटू फॉर्म ए सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तो आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, देख लो कितना आसान सवाल है। 36 ओम का रेजिस्टेंस, एक वायर है आपके पास, ये रहा वायर, इसका रेजिस्टेंस 36 ओम का है, इसका लेंथ जो है वो एल है। अब इसमें आपने सर्कल में बना दिया, तो जो सर्कल है सबसे पहले उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर बराबर, अच्छा 2 पाई आर बराबर एल है, तो आर बराबर हो जाएगी एल अपॉन 2 पाई। सबसे पहली बात तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला जो पॉइंट है ए से बीच के बीच की दूरी है, ये वाली ये हो जाएगी आर थीटा। आर आपके पास पता है एल अपॉन 2 पाई है और थीटा आपके पास पाई बाई 6 है, तो ये हो जाएगा एल बाई 12। ठीक है, और बाकी जो बची लेंथ है ये वाली लेंथ ये बचेगी आपके पास आर थीटा, तो एल अपॉन 2 पाई और थीटा जो हो जाएगा वो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 11 पाई बाई 6 हो जाएगा, तो यहां से पाई कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 11 एल बाई 12, एल बाई 12, 11 एल बाई 12। आपको डिवाइड करना है करंट को, मतलब ये दो जो रेशियो है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, अरे आर जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। आपको 36 ओम को डिवाइड करना है इसमें, तो देखना R1 इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R1 लिखा जाएगा, इसका जो पार्ट है खुद का वो L बाई 12 है, L बाई 12 डिवाइडेड बाय L बाई 12 प्लस 11 L बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 12 से 12 कट गया, तो ये आ गया L अपॉन 12 L इंटू 36, तो ये आ गया आपके पास 3 ओम। इस वाले पार्ट का 3 ओम है और इस वाले पार्ट का 33 ओम है, तो इनका जो पैरेलल आएगा आर ए बी वो आएगा 3 इंटू 33 डिवाइड बाय 3 प्लस 36, तो आ जाएगा 3 इंटू 33 डिवाइड बाय 36 आ जाएगा, तो ये 12 और ये 11 और ये 4, तो 11/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आना चाहिए 11/4 मतलब 2.75, तो ये आंसर है, ए ऑप्शन आंसर आ रहा है 2.75। तो ये आपका 30 क्वेश्चन था, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं 30 क्वेश्चन तक, और 15 क्वेश्चन में डिस्कस करके आपको सेंड कर दूंगा। आप ये 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके बोल सकते हैं आप। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू बेटा, ओके।